प्रीवियस लेक्चर तक हम लोगों ने पढ़ लिया था कि जब कोई चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ट्रेवल करता है तो उसके ऊपर फोर्स लगता है। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है F = QEB sin थीटा, जहां पे थीटा एंगल था वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का। ठीक है, इसका वेक्टर फॉर्म में जो फॉर्मूला था वो F = Q (V × B) था, और इस फॉर्मूले की हेल्प से ही हमने आपको डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालना सिखाया था। तो अब हम आगे की बात करते हैं, और आगे की बात ये है कि हम एक सवाल करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोग सुन लीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। शीट में क्वेश्चन नंबर 100 मिलेगा आपको। जो लोग ये वीडियो देख के नोट्स बनाएंगे उनके लिए क्वेश्चन लिखना मैंडेटरी हो जाएगा। क्वेश्चन है, मैं पढ़ता हूं। एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग एट 10⁻6 मीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन पैरेलल टू अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, flowing through an infinitely long straight wire, separated by a perpendicular distance of 10 centimeter in air. Calculate the magnitude and direction of force experienced by the electron. ये ISC ईयर 2005 में आया हुआ सवाल है। E का वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम दे दिया गया है, जिसकी कोई खास ज़रूरत मुझे नहीं लगता कि है। तो क्वेश्चन आप लिख ही लेंगे। जो लोग शीट लिए हुए हैं उनको पास 100 नंबर पे मिलेगा। क्वेश्चन में मैं पढ़ के इसको सॉल्व करता हूँ। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, करने दो। इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन ये है, और वेलोसिटी की जो वैल्यू दी गई है वो 10⁻6 मीटर पर सेकेंड में है। ठीक है, जो करंट जिसके पैरेलल ये मूव कर रहा है, मतलब यहां पे एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है। दिस इज अ लॉन्ग वायर। सीधा बनाने का कोशिश करेंगे। चलिए कोई बात नहीं, आपके पास स्केल होता है, आप लोग स्केल से काम करिए, सीधा बनेंगे। ठीक है, तो ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है। इधर -∞, ऊपर जाके +∞ हो गया। इसमें वायर में करंट फ्लो कर रही है। करंट की वैल्यू जो है वो 5 एम्पियर है। द वैल्यू ऑफ करंट इज 5 एम्पियर। तो एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग एट 10⁻6 मीटर पर सेकंड इन द डायरेक्शन पैरेलल टू द करंट 5 एम्पियर फ्लोइंग थ्रू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर सेपरेटेड बाय अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। मतलब इन दोनों के बीच का जो गैप है दैट इज 10 सेंटीमीटर। यानी कि आप जो भी लिखना चाहें, R की वैल्यू 0.1 मीटर हो गई एक तरीके से। तो आपको ये बताना है कि इस इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लगेगा और किधर लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा क्यों, क्या लगेगा फोर्स? तो इसलिए इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक करंट कैरिंग वायर के पास ट्रेवल कर रहा है, और हर करंट कैरिंग वायर जो होता है वो अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। राइट, तो इस वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है यहां पर वो कैसे होगी, ऐसे होगी। राइट, सॉरी बाहर की तरफ है, ध्यान दीजिएगा। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। होपफुली आप समझ रहे होंगे। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जहां पर है वहां पर इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी। पहला स्टेप। फील्ड किस तरफ होगी वो हमने थंब लगाया करंट के ऊपर, फिंगर किधर आ गई, आउटवर्ड्स। तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई आउटवर्ड डायरेक्शन। राइट, तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा है वो इस तरफ ट्रेवल कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर तरफ है। अगर आप अंधेरे नहीं हो तो साफ साफ देखो क्या कि मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक दिस, बाहर की तरफ। ठीक है, एंड पार्टिकल इज मूविंग लाइक दिस, ऊपर की तरफ। व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीज टू? 90 डिग्री। इसका मतलब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल होता है उसे थीटा से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला हम लोग क्या लगाने जा रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज है तो उसके ऊपर लगने वाले फोर्स का फॉर्मूला होता है Fm = QVB sin थीटा। होता है, नहीं होता है? ठीक है, और थीटा क्या होता है? वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का
का एंगल अगर याद नहीं है तो भाई अभी याद कर लो। तो थीटा आपको गिवन है 90 डिग्री। बात समझ में आ गई। आई का वैल्यू 5 एम्पियर और चार्ज यानी क्यू का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। समझ गए। वैल्यू पुट करते हैं तो मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू क्यू की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 हो जाएगी। वेलोसिटी की वैल्यू 10⁻6 हो जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, ये सवाल है तो भैया इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हम लोग निकाल सकते हैं। इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फॉर्मूला क्या होता है, μ0/4 I/A × 2। यानी Q की वैल्यू रख दिया, V की वैल्यू रख दिया, B की जगह रख दो μ0/4 I/A × 2 और बाकी हो गया sin 90। sin 90 की वैल्यू होती है 1। समझे। तो बस मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो गया 1.6 इंटू 10⁻−13 10⁻−7, I का वैल्यू 5, A का वैल्यू 0.1, ये हो गया 2। अब सॉल्व कर लो मेरे हिसाब से बड़े आराम से, है ना। तो आंसर आएगा 1.6 इंटू 10⁻−18। फोर्स है तो यूनिट न्यूटन में आएगा। अब रह गई बात डायरेक्शन ऑफ फोर्स की। क्या सिखाया था कि भले ही चार्ज निगेटिव हो लेकिन पहले आप उसको पॉजिटिव मान के डायरेक्शन निकाल लो। क्या तरीका था देख लीजिए, इनको नहीं पता है। मैग्नेटिक फोर्स का यही जो फॉर्मूला आपने स्केलर फॉर्म में लिखा था, यही फॉर्मूला Q इन ब्रैकेट V क्रॉस B वेक्टर फॉर्म में हो जाता है। और सबको पता होना चाहिए कि अगर कभी भी दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से तीसरा वेक्टर आ रहा है तो इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करते हैं। यानी पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ राइट हैंड की फिंगर से घुमा देते हैं, थंब विल गिव द डायरेक्शन। राइट। तो V किधर है, इधर है, B किधर है, बाहर है। तो हाथ कैसे घूमेगा, ऐसे तो नहीं घूम सकता, ऐसे तो नहीं घूम सकता, ऐसे घूम सकता है। ये हो गया V, हो गया। और B किधर है, तो बाहर की तरफ। थंब किधर आया, इधर। बट ये पॉजिटिव के लिए हुआ। हमारे पास पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है जो कि नेगेटिव है, तो आखिरी में आपको ठेंगा अपोजिट दिशा में घुमा देना है। आई बात समझ में। तो फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ आएगी, यानी कि आप लिख सकते हैं परपेंडिकुलरली अवे फ्रॉम द वायर, मतलब वायर की तरफ नहीं जाएगा, वायर से दूर जाएगा। ठीक है। तो डायरेक्शन हो गई परपेंडिकुलरली अवे फ्रॉम वायर, वायर से परपेंडिकुलरली दूर की तरफ। बात समझ में आ गई, नोट करिए। चलिए अब आगे चलते हैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। आपको ये जान के बड़ा अजीब लगेगा कि मैग्नेटिक फोर्स अगर पार्टिकल पे लगता भी है, पहली बात तो लगना जरूरी है। क्या क्या चीजें चाहिए मैग्नेटिक फोर्स लगने के लिए, पार्टिकल पे चार्ज होना चाहिए, पार्टिकल मोशन में होना चाहिए, वहां मैग्नेटिक फील्ड भी होनी चाहिए जहां पार्टिकल चल रहा है। देखा जाए तो अगर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बहुत कुछ होना चाहिए, तब जाके मैग्नेटिक फोर्स लगता है। यानी क्या क्या नहीं होना चाहिए, पार्टिकल न्यूट्रल नहीं होना चाहिए क्योंकि चार्ज जीरो हो जाएगा, पार्टिकल रेस्ट पे नहीं होना चाहिए क्योंकि वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी होनी चाहिए, मतलब मैग्नेटिक फील्ड फ्री नहीं होनी चाहिए वहां पे, नहीं तो बी की वैल्यू जीरो हो जाएगी। ठीक है। और थीटा का वैल्यू 0 या 180 नहीं होना चाहिए। ठीक, क्योंकि थीटा की वैल्यू 0 या 180 होने पे साइन जीरो कर देगा। राइट। तो इतनी सारे कंडीशन लगने के बाद फोर्स लग पाता है, मतलब चार्ज भी हो, मोशन भी हो, मैग्नेटिक फील्ड भी हो और थीटा का वैल्यू 0 और 180 भी ना हो। इतनी सारी चीजें जब हो जाती तब जा कहीं फोर्स लगता होगी। फोर्स स्पीड बढ़ा या घटा नहीं पाता, ये फोर्स सिर्फ क्या कर पाता है, उसकी दिशा बदल देता है चलने की। यानी चार्ज पार्टिकल को केवल क्या करता है, डिफ्लेक्ट कर पाता है।
ठीक है, उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर पाता है, उसकी ना काइनेटिक एनर्जी बढ़ा पाता है ना घटा पाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों काम कर लेती है, वो डिफ्लेक्ट भी कर लेती है, वो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज कर लेती है, घटा भी लेगी बढ़ा भी लेगी, तो जरूरत पड़ने पर डिफ्लेक्शन भी कर देगी। आई बात समझ में? तो एक इंपॉर्टेंट थ्योरम टाइप की है, वो हम लोग प्रूव करेंगे। तो क्वेश्चन के फॉर्म में लिख लीजिए, प्रूव दैट the kinetic energy of a particle moving in a uniform magnetic field, prove that kinetic energy of a particle moving in a uniform magnetic field, prove that kinetic energy of a particle moving in a uniform magnetic field remains constant that is speed of the charged particle does not change. Speed of the charged particle does not change. तो देखिए, इसके लिए आपको वेक्टर का ज्ञान होना आवश्यक है, जो कि अक्सर लोगों को नहीं होता है। ठीक है, चलिए हम बताते हैं। हम जानते हैं कि अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा है तो मैग्नेटिक फोर्स का एक्सप्रेशन होता है Q इन ब्रैकेट V क्रॉस B। ठीक है, चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा है तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो F बराबर Q इन ब्रैकेट V क्रॉस B होगा। अगर आपको वेक्टर आता है तो आपको पता होना चाहिए, और ये बात हम कई बार बता भी चुके हैं, कि अगर कभी दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से तीसरा वेक्टर आया है तो जो वेक्टर होता है वो उन दोनों वेक्टर्स के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। मतलब मोटी मोटी भाषा में मैं कह दूं कि अगर V और B के क्रॉस प्रोडक्ट से F बना है तो F V के भी परपेंडिकुलर है और F B के भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो हम लिखेंगे बिकॉज magnetic force is perpendicular to velocity also perpendicular to B, लेकिन हमें जरूरत नहीं उसकी, इस वजह से उसका यूज नहीं कर रहा। तो मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब यह है कि उनके बीच का जो डॉट प्रोडक्ट होगा फोर्स इनटू वेलोसिटी वो हमेशा जीरो आएगा। ये वेक्टर का नियम है। वैसे भी डॉट प्रोडक्ट में cos थीटा आता है, और जब दो चीजें परपेंडिकुलर होगी तो थीटा 90 हो जाएगा, cos 90 कितना होता है 0। ठीक है, तो चाहे ऐसे समझ लीजिए चाहे मोटा मोटा याद कर लीजिए कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 लिखा जाता है। ठीक है, अगर आपको अच्छे से याद हो तो आपको याद होना चाहिए कि फोर्स इनटू वेलोसिटी को पावर कहते हैं। फोर्स इनटू वेलोसिटी इज पावर। तो इसका मतलब ये है कि इस जगह पे हो गया पावर इक्वल टू 0। यानी अगर सवाल में ये कहते कि प्रूव करिए कि पावर एक्सपेंस या पावर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, तो आप क्या कह देंगे 0। अब पावर का फॉर्मूला वर्क डन अपॉन टाइम होता है ना? तो वर्क डन अपॉन टाइम यानी वर्क डन हो गया कितना 0। तो कभी कभी ऐसे भी सवाल पूछते हैं कि क्या मैग्नेटिक फील्ड कोई वर्क करती है चार्ज पार्टिकल के ऊपर, तो आंसर आएगा नहीं करती है। वर्क डन कितना होता है 0। अब अगर आपको याद हो तो एक वर्क एनर्जी थ्योरम होती थी, W बराबर डेल्टा के, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन। ये पूरा क्वेश्चन ही क्लास 11 के फॉर्मूलों से भरा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी 0 आ गई, यानी इसका मतलब देयर इज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सवाल ऐसे ही पूछा जा सकता है, प्रूव करिए कि देयर इज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर इसको हम ऐसे लिखें k फाइनल माइनस k इनिशियल इक्वल टू 0 यानी k फाइनल इक्वल टू k इनिशियल, तो वो आपका प्रूव हो गया जो आपको क्वेश्चन में बोला गया था। प्रूव दैट, है ना, काइनेटिक एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, आई इंप्लाइज दैट, तो यही निकला ना, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या, भाई कोई चीज कांस्टेंट होगी तभी तो इनिशियल फाइनल बराबर होगी। अगर स्पीड की बात करनी है तो इधर आ जाइए, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ m
v स्क्वायर, ये हो जाएगी हाफ m u स्क्वायर, हाफ m कैंसिल, v इक्वल टू कितना हो गया। इसका मतलब क्या है, स्पीड नहीं बदलती। समझ गए, कॉपी। चलिए हम लोग पढ़ेंगे मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल का मोशन किस प्रकार से होता है। इसके अंदर हम लोग को 3 केस पढ़ने हैं। पहला केस, चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर पैरेलल या एंटी पैरेलल डायरेक्शन में फेंक दिया जाए। दूसरा केस, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर फेंक दिया जाए। तीसरा केस, इन दोनों को छोड़ के किसी भी एंगल पे फेंक दिया जाए। भाई पैरेलल और एंटी पैरेलल का मतलब क्या हुआ, 0 डिग्री 180 डिग्री। पहला केस ये है। दूसरा केस है 90 डिग्री, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। तो तीसरा केस है ना 0 डिग्री हो, ना 90 डिग्री हो, ना 180 डिग्री हो, 30 डिग्री हो सकता है, 45 डिग्री हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है, ऐसा। ठीक है, तो हेडिंग डालिए, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल in a uniform magnetic field. Motion of a charged particle in a uniform magnetic field. देखिए, motion of the charged particle in a uniform magnetic field. Motion of a charged particle in a uniform magnetic field can be studied in the following 3 cases. In the following 3 cases. In the following 3 cases. Number 1. In the following 3 cases. Number 1. When charged particle is projected, when charged particle is projected, when charged particle is projected parallel, projected parallel, ब्रैकेट के अंदर लिख लो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, and anti-parallel, bracket लिख लो theta is equal to 180 degree, and anti-parallel to the direction of uniform magnetic field, anti-parallel to the direction of uniform magnetic field. चलिए कुछ तूफानी करते हैं। Consider the situation. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मतलब एरोज पैरेलल बनेंगे, स्ट्रेट बनेंगे और इक्वी स्पेस्ड बनेंगे। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे कॉन्फ़िगरेशन की कांस्टेंट होती है, यानी बी वेक्टर इज इक्वल टू कांस्टेंट लिखेंगे। चार्ज पार्टिकल हम मान रहे हैं कि फिलहाल अपने पास पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, और ये पॉजिटिव चार्ज जो है उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के पैरेलल होगी, या पॉजिटिव चार्ज को अगर हमने ऐसे फेंक दिया तो फिर वेलोसिटी की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एंटी पैरेलल होगी। यानी इस सिचुएशन में थीटा इज इक्वल टू बोला जाएगा कि 0 डिग्री है, और इस सिचुएशन में बोला जाएगा थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री है। सवाल उठता है दोनों सिचुएशन में फोर्स क्या लगेगा, तो मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, ऐसी स्थिति में फोर्स नहीं लगता है, मतलब 0 होता है फोर्स। इफ यू आर गेटिंग द पॉइंट, है ना भाई। एफ बराबर क्यू बी साइन थीटा, थीटा में साइन 0 की वैल्यू 0, यहाँ पे साइन 180, साइन 180 वैल्यू भी 0। यानी इस सिचुएशन में चार्ज पार्टिकल पे जब फोर्स ही नहीं लगेगा तो पार्टिकल जिस रास्ते में जितनी स्पीड तो वैसे नहीं चेंज होनी है, अभी भी हमने प्रूव करा दिया, स्पीड तो चेंज होती नहीं है। ज्यादा क्या हो सकता है, केवल डायरेक्शन बदल सकती है मोशन की, यहाँ तो फोर्स नहीं लग रहा है तो वो भी नहीं होगा, ठीक है। डिफ्लेक्शन याद रखना, डिफ्लेक्शन तभी होता है जब फोर्स लगेगा, ठीक है। तो पार्टिकल जो है इट विल कंटिन्यू टू मूव अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट स्पीड,
यहां भी वही है, ठीक है। यानी कि यहां पे अल्टीमेटली कंक्लूजन ये निकला, क्योंकि इस केस में भी मैग्नेटिक फोर्स 0 हो जाएगा और इस केस में भी मैग्नेटिक फोर्स 0 हो जाएगा, इसलिए हम कह सकते हैं चार्ज्ड पार्टिकल will continue to move along the same straight line, उसी स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग चलता रहेगा। और स्पीड तो वैसे भी नहीं चेंज होनी, तो वो मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, कॉपी कर लीजिए इसको। चलिए अब लोग केस नंबर 2 स्टडी करते हैं। केस नंबर 2 लिखिए हेडिंग में, when charged particle is projected perpendicular or normal, when charged particle is projected perpendicular or normal to the direction of uniform magnetic field, direction of uniform magnetic field। चलिए कंसीडर द सिचुएशन, इसको भी देख ही लेते हैं। ये मान लीजिए एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इनटू द पेज है, ठीक है। इसको मैं लिख रहा हूं P वेक्टर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये शायद तीसरी बार होगा जब मैं इसी प्रकार का एग्जांपल दे रहा हूं। हमने एक चार्ज पार्टिकल को ऐसे एंटर कराया। अब आपने इस दृष्टिकोण से सोचा नहीं था, बस बात अलग है। अब आप खुद देखिए, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, यानी मार्कर को अगर मैं इधर कर दूं ऐसे, तो ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा है और हमारा चार्ज पार्टिकल ऐसे जा रहा है, राइट। क्लियर? एंगल कितना बनना है, ठीक है। यानी कुल मिला के मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच का एंगल यहाँ पे क्या है। चलो थोड़ी कैलकुलेशन कर देते हैं। यहाँ पर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है। इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स जो आ जाएगा वो केवल Q इंटू V इंटू B आ जाएगा, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1। एक और खास बात, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू होती है 1 और 1 साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है, यानी कि ये फोर्स भी हमें क्या मिला, मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स। बात समझ में आ गई? यानी जब कभी कोई चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली प्रोजेक्ट किया जाता है तो उसके ऊपर फोर्स लगता है, मैक्सिमम लगता है, और मैक्सिमम कितना होता है Q इंटू V इंटू B। तो एक बात तो तय हो गई कि फोर्स लगता है। अब सवाल है फोर्स लगेगा किधर। तरीका मैंने बताया था, V की तरफ राइट हैंड की फिंगर्स करनी है और B अंदर की तरफ है तो घुमा दिया, थंब किधर आया ऊपर की तरफ, क्योंकि चार्ज पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ वाला ही फोर्स काम करेगा। और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैग्नेटिक फोर्स और वेलोसिटी के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। अभी जब वो क्वेश्चन डिराइव करा रहे थे, शुरुआत यही तो करी थी, ठीक है। तो वेलोसिटी इस तरफ थी, आपने जिस वेलोसिटी से फेंका, और जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घुसा, इसके ऊपर क्या लगा, मैग्नेटिक फोर्स। कैसे लगा, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। आपको पता होना चाहिए ये कंडीशन है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक ऐसा मोशन होता है जिसमें वेलोसिटी और सेंट्रीपिटल फोर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। इसका मतलब 100% चार्ज पार्टिकल एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करते हुए डिफ्लेक्ट हो जाएगा। आई बात समझ में? पूछते हैं बोर्ड एग्जाम में कि बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर फेंका तो पाथ कैसा होगा, पैराबोलिक। मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर फेंका तो पाथ कैसा होगा, सर्कुलर। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस। आई बात समझ में? तो
हम यहां कह सकते हैं hence charged particle will follow कौन सा पाथ? सर्कुलर पाथ। वो तो मोशन कौन सा हो रहा है वो तो मैंने बता दिया तुम्हें, ठीक है। स्पीड तो वैसे भी नहीं चेंज होनी है, ठीक है। वो सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, स्पीड चेंज नहीं होनी, तो अंडरस्टूड है, यूसीएम हो गया। तो यूसीएम की कंडीशन है होती है जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर कांस्टेंट स्पीड से चलता है तो उसे यूसीएम कहते हैं। चलिए अब इसी केस में हम लोग कुछ, इतनी बात तो हम समझ गए कि ये सर्कुलर पाथ पे फॉलो कर रहा है। तो सर्कुलर पाथ पे अगर ये जा रहा है तो हम 3 बातें तो मेरे दिमाग में है जो मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। पहला, अगर सर्कल है पाथ तो 100% रेडियस होगा। दूसरी बात, जितनी अगर एक चक्कर कंप्लीट कर रहा होगा तो एक चक्कर कंप्लीट करने में जो समय लगेगा उसे टाइम पीरियड कहेंगे, और टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल फ्रीक्वेंसी होता है। यानी 3 चीजें तो हम कैलकुलेट अभी कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है। तो इसको एक हेडिंग टाइप डाल दीजिए, लिखिए सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स in the case, some important results in the case, some important results in the case when charged particle is projected, when charged particle is projected perpendicular to the uniform magnetic field, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। बहुत अच्छे से समझिएगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि इसके आगे वाला जो आर्टिकल है वो आपको दिक्कत क्रिएट कर देगा, ठीक है। तो हमने क्या सीखा प्रीवियस टॉपिक में? हमने ये सीखा कि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर ये मैग्नेटिक फोर्स काम करता है, जिसको मैंने कंपेयर किया तो ये समझ में आया कि इसकी डायरेक्शन जब ये सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा तो ये एक तरीके से सर्किल के सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है। भाई ये सर्कुलर पाथ बनेगा तो ये सेंटर आएगा, ठीक है। तो ये जो फोर्स होता है इसकी डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर होती है, यानी यहां पर मैग्नेटिक फोर्स काम करता है एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r। आगे बात मैं दोबारा बोलता हूं फिर से। जैसा कि हमने अभी डायग्राम में देखा कि जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है, तभी एक सर्कुलर पाथ फॉलो होता है। अगर ये सर्कुलर पाथ है तो डेफिनेटली ये सेंटर होगा उसका, ठीक है। अगर ये सेंटर है तो आप अगर देखें गौर से तो मैग्नेटिक फोर्स की दिशा किधर है? सेंटर की तरफ। और कोई भी फोर्स क्लास 11 में पढ़ाया था, कोई भी फोर्स जिसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ होती है उसे सेंट्रीपिटल कहा जाता है। यानी यहां पर मैग्नेटिक फोर्स काम कर रहा है एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। और सेंट्रीपिटल फोर्स का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है mv²/r, ठीक है। तो हम यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे? बिकॉज यहां पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो मैग्नेटिक फोर्स है। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r, और मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला मैंने आपको अभी बताया था QVB। मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स लगता है इस केस में, कितना लगता है? QVB लगता है। तो V से V लुडिस हो गया तो R बराबर हो गया mv/QV। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ
रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। यहाँ पे मैं एक बात बहुत इंपॉर्टेंट आपको कहना चाहता हूँ कि अगर सेम चार्ज हो, सेम पार्टिकल हो, मतलब सेम पार्टिकल हो जिसका चार्ज भी वही रहे, मास भी वही रहे, वो सेम मैग्नेटिक फील्ड में बार बार फेंका जाए, एक बार ज्यादा स्पीड से एक बार कम स्पीड से, ठीक है। यानी इफ अ चार्ज पार्टिकल, if a charged particle is projected in a given magnet, if a given charge particle, given का मतलब हो गया हम उसी चार्ज पार्टिकल को बार बार फेंकेंगे, in a given magnetic field, देन उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, चार्ज पार्टिकल फिक्स हो गया तो m और q फिक्स हो गया, मैग्नेटिक फील्ड फिक्स कर दी तो q भी फिक्स हो गया, यानी r प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, v। अर्थात कहने क्या मतलब हुआ कि जितनी ज्यादा स्पीड से आप पार्टिकल को फेंकेंगे उतना ज्यादा रेडियस हो जाएगा, यानी उतना बड़ा पाथ फॉलो करते हुए पार्टिकल जाएगा। यानी अगर आपने कम स्पीड से फेंका तो ऐसे घूम गया तुरंत, आपने ज्यादा स्पीड से फेंका तो हो सकता है ऐसे घूम गया। इस केस में रेडियस ज्यादा है, इस केस में कम है। बात समझ में आ गई? कॉपी करिए। तो अब है एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड। तो जो लोग जानते हैं वो लोग समझते हैं कि अगर यूसीएम हो रहा है तो आप फॉर्मूले यूज कर सकते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम पर। तो अगला टॉपिक है अपने पास एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड, ठीक है। तो वी नो दैट फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मैं बात करूं टाइम पीरियड निकालने की, तो टाइम पीरियड निकालने के लिए टाइम का वैल्यू 1 टाइम पीरियड हो जाए, बहुत ध्यान समझिएगा। अगर मैं बात करता हूं फॉर 1 टाइम पीरियड जो कि हमको चाहिए, तो क्योंकि स्पीड तो बदलती नहीं है, स्पीड तो वही की वही रहेगी। एक चक्कर 1 टाइम पीरियड में एक चक्कर लग जाएगा, एक चक्कर मतलब एक सरकमफ्रेंस हो जाएगी, एक सरकमफ्रेंस 2 पाई आर। बात समझ रहे हैं आप? एक टाइम पीरियड अर्थात एक चक्कर, एक चक्कर में डिस्टेंस कितना ट्रेवल होता है 2 पाई आर, और एक चक्कर का समय कैपिटल टी, यही तो निकालना। टी बराबर आ गया 2 पाई आर अपॉन वी। अभी अभी थोड़ी देर पहले प्रूव किया आर बराबर एम वी अपॉन क्यू बी। तो टी बराबर 2 पाई बाय वी और आर की जगह हो गया एम वी अपॉन क्यू बी। वी से वी रिलीज हो गया, टी बराबर 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। एक बात समझ में आई आपको? यहाँ रेडियस स्पीड पे डिपेंड करती है, टाइम पीरियड स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। मतलब आप ज्यादा स्पीड से फेंको या कम स्पीड से, उसको जितनी देर में घूम के आना है वो उतनी देर में आएगा। टाइम पीरियड का पे डिपेंड करेगा सिर्फ, ठीक है। मतलब हमने आपसे कह दिया कि आपको हमें 2 रास्ते भेजा, समझिएगा, हमने आपको 2 रास्ते भेजा, एक बड़ा है और एक छोटा है, ठीक है। हमने कहा टाइम तुमको उतना ही लेके आना है, मतलब जब आना तो समय हर बार बराबर होना चाहिए। तो अब बताइए, खुद सोचो, जब तुम लंबे वाले पाथ पे जाओगे ज्यादा स्पीड से जाओगे क्योंकि तुम्हें उतने ही समय में लौटना है, और जब छोटे वाले रास्ते पे जाओगे तो धीरे धीरे जाओगे, हौले हौले, क्योंकि समय तुम्हें उतना ही लेना है। बात समझ में आई? ठीक है, तो चेंज नहीं होती है, आप ही ने बोला। बिल्कुल यही बात, यही तो पॉइंट है, यही मुद्दा है। मुद्दा ये है कि टाइम पीरियड, इसको आप उसी हिसाब से समझिए, टाइम के हिसाब से। पहले आपने रेडियस के साथ समझा स्पीड को, ठीक है, अब आप टाइम के हिसाब से स्पीड को भी समझ सकते हो, ठीक है। मतलब ये है कि अगर पार्टिकल को आप किसी भी स्पीड से फेंको, ठीक है, टाइम पीरियड हर केस में सेम रहना है, इतना दिमाग में आपने रखिए, ठीक है। यानी कुल मिला के जो रेडियस ऑफ द पाथ है, यानी पाथ बड़ा होगा कि छोटा होगा, वो काय पे डिपेंड करेगा, कितनी स्पीड से फेंका। टाइम पीरियड इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा
ये कितनी स्पीड से फेंका। आई बात समझ में? नोट करिए इसको। अब पढ़ लेते हैं फ्रीक्वेंसी के बारे में। फ्रीक्वेंसी के बारे में, तो टाइम पीरियड का उल्टा फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। तो एक्सप्रेशन फॉर फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी अगर निकालना है तो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। तो वी नो दैट फ्रीक्वेंसी, जिसको साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी भी कहा जाता है, अब साइक्लोट्रॉन तो सिलेबस में रहा नहीं, इस वजह से नहीं कह रहे हैं। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, एंड बिकॉज टाइम पीरियड इज 2 पाई m अपॉन क्यूबी, जो कि अभी भी कराया, इसलिए फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्यूबी अपॉन 2 पाई m। तो ये भी वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रही है। आगे बस, ऑब्वियसली टाइम पीरियड ज्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, वो तो डिपेंडेंसी उसकी बचपन से ही है, ठीक है। तो ये तीनों चीजें हो गई। इसका जो थर्ड केस है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।